राजवीर बाबू, आपके पिताजी मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या हुआ, पर आपकी माताजी तो मुख्यमंत्री बन गई ना, और आपको इस बात का फायदा उठाना चाहिए। तुम किस बात के लिए मजबूर हो? अगर मैंने आज सोनाली को घर से निकालने की कोशिश की तो वो कुछ भी कर सकती, वो मुझे जेल भी भेज सकती। माँ जी, अब तो आपके पास पावर भी है और आप सच्चाई को जानती भी हैं। अब ये पूरा प्रदेश मेरा परिवार है, और हाँ, इस मामले में कोई भी मदद मुझसे चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। शंकर प्रसाद जी के खिलाफ जो जनहित याचिका दायर हुई है, कल उसकी सुनवाई है। तुम जरा ध्यान रखना। जी माँ जी, मेरी इस पर नजर रहेगी, क्योंकि सवाल तो आप पर ही उठाया गया है कि अगर शंकर प्रसाद जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। अब देखते हैं अदालत इस पर क्या टिप्पणी करती है। ये तो शंकर प्रसाद का मामला था। जो मामले आगे आपके शासनकाल के आएंगे उसका जवाब भी तो आपको ही देना होगा। मेरे बारे में तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा अदना सा सलाहकार। सब कुछ वैसा ही हो रहा है सर जी, जैसा आप चाहते थे। मामला पूरी तरह से उलझा हुआ है, और ये मामला ऐसा है जो सरकार की लुटिया डुबा देगा। वो तो ठीक है सक्सेना, लेकिन जो हलचल हम सुनना चाहते थे वो हलचल अभी तक सुनाई नहीं दी। इसके बावजूद भी कि शंकर प्रसाद के खिलाफ साजिश करने वाली शारदा है, इस मामले में तुम क्यों नहीं पकड़ा? लेकिन शंकर प्रसाद अब तक चुप क्यों बैठा है? आप अच्छी तरह समझते हैं सर कि शंकर प्रसाद दो पाटों में फंसा हुआ है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। शंकर प्रसाद ने ये सोच करके सरकार को समर्थन दिया था कि वो कानून से बच जाएगा, लेकिन आखिरकार कानून की तलवार उसके सर पर लटक ही गई। शंकर प्रसाद मेरी लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। मुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं लड़नी। मेरा मकसद एक है, उस पार्टी में फूट डालना, पार्टी में शारदा का कद छोटा करना, और सरकार कल से पार्टी ही नहीं, शारदा देवी की सरकार भी कटघरे में खड़ी होगी। ईमानदारी के दांव पे कल से सवालों का सिलसिला शुरू होगा। ठीक कह रहे हो सक्सेना। कल सुनील पंडित के जनहित याचिका की सुनवाई है। अब देखना है कि अदालत क्या रुख इख्तियार करती है। ये तो सच है ना सर कि भ्रष्टाचार हुआ है, और नई सरकार ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ये बात तो साबित होगी ना। इसी बात को तो साबित करने के लिए ने वकीलों की फौज खड़ी की है सक्सेना। बस सब इंतजार इस बात का है कि अदालत इस सरकार के खिलाफ क्या रुख इख्तियार करती है। कल अगर अदालत इस सरकार के सामने सवाल खड़े करती है तो फिर समझ लो इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू। उल्टी गिनती शुरू। उल्टी गिनती शुरू। क्या बात है माँ, आप परेशान लग रही हैं। परेशानी तो है बेटा, इतना ईमानदारी से काम करने के बावजूद भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं। नमस्कार वित्त मंत्री जी। नमस्कार, आइए। अब माँ आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, निधि बेटा मैं नाश्ता करके आई हूँ, आओ तुम यहाँ बैठो। आओ आओ। हाँ तो फोन पर क्या बता रही थी आप? गृह मंत्री जी से क्या बात हुई? गृह मंत्री जी खुद परेशान है इस बात को लेकर।
ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं, अगर ये किसी का साजिश हुआ तो हमारे लिए मुसीबत का बात हो सकता है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ निधि बेटा, हमने घोटाले किए नहीं हैं, पर हमसे घोटाले करवाए गए हैं। हमें तो पता नहीं, पर कितने सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पास करा दिए गए हैं, वो भी सारे गलत लोगों को। अब इसे हमारी भूल समझिए या लापरवाही, जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है। दरअसल हमारी ये ईमानदारी लोगों को रास नहीं आ रही है। गृह मंत्री जी का तो ये भी कहना है कि अगर इन सब के पीछे शंकर प्रसाद या बलदेव सिंह जी का हाथ रहा तो उनके ऊपर आरटीआई लगाएगा, ताकि इस मामले का खुलासा हो सके और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। सरकार तो वैसे ही शंकर प्रसाद के मामले को लेकर सवालों के कटघरे में है, और अब ये मुसीबत। और इस मुसीबत से निपटने का कोई रास्ता नहीं रहा। अब तो इंतजार इस बात का है कि जल्द से जल्द ये पता लगे कि शंकर प्रसाद जी का इसके पीछे कोई हाथ है भी या नहीं। सर मुक्ति योजना, वाह क्या नाम दिया है आपने। जाहिर सी बात है, समय समय पर नेता ऐसी योजनाएं बनाते ही रहते हैं, कभी प्रदेश के विकास के लिए तो कभी जनता की भलाई के लिए। देखिए, हम जब भी बात करेंगे इसी तरह बात करेंगे। सर मुक्ति योजना को कामयाब बनाना है। सर मुक्ति योजना का काम कैसा चल रहा है, सर मुक्ति योजना कैसी चल रही है, सर मुक्ति योजना को कब तक कामयाब बनाया जाएगा। वैसे राजनीति के कुछ गुण मैंने बलदेव सिंह से सीखे थे, लेकिन कुछ गुण मैं आपसे सीख रही हूँ। अरे नहीं नहीं रजनी जी, हम आपसे सीख रहे हैं। इस योजना की सारी रूपरेखा तो आपकी है, वरना मैं तो शायद सोच भी नहीं सकता था कि सर मुक्ति योजना के जरिए हमें अपनी सबसे बड़ी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सरकार, इस मामले में बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी है, बस किसी भी तरह से इस योजना को कामयाब बनाना है। हाँ, जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो भी कदम उठाएं बहुत सोच समझकर, नाप तोल कर और योजनाबद्ध तरीके से। देखिए, मैंने पांडे जी से बात कर ली, बड़े काम के आदमी हैं वो, इस खेल के बड़े माहिर खिलाड़ी, और इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि आज तक उन्होंने नाकामी नहीं देखी। हमारी सर मुक्ति योजना की वो रूपरेखा बनाने में लगे। लेकिन आपको भी इस योजना पर गहरी नजर रखनी पड़ेगी, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए हमसे। और हमें इस योजना के लागू होने के बाद श्रेय किसको देना होगा? अभी से उसकी भूमिका बनानी होगी। देखो भाई, इसका सारा श्रेय तो बलदेव सिंह को दिया जाना चाहिए। सर मुक्ति योजना के पीछे बलदेव सिंह का हाथ था। बलदेव सिंह ने इस योजना को लागू किया है सबसे पहले। हाँ, बलदेव सिंह को इस योजना का श्रेय तो देना ही चाहिए। बेचारे, उन्हें तो यह भी नहीं पता कि उनके ऊपर कौन सा पहाड़ गिरने वाला है। हमें कुछ ऐसा करना है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बलदेव सिंह की नफरत और खुल के उजागर हो। खेलेंगे लल्लन, वो खेल भी खेलेंगे। हम वो भूमिका भी बना चुके होंगे जब तक पांडे जी सर मुक्ति योजना की रूपरेखा बनाएंगे। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि तुम इस वक्त नेपाल में हो, लेकिन जल्दी से आ जाओ। और हाँ, अपने 2-3 आदमी लेकर आना जो काबिल हो, जिन्हें सही मायने में काम आता हो। हाँ हाँ, तुम पैसे वैसे की फिक्र मत करो, बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत पैसे। काम भी बड़ा है, बहुत ही सोच समझकर और सावधानी से किए जाने वाला काम है, इसलिए आदमी भी वही चाहिए जिनका चेहरा कभी सामने ना आया हो।
हाँ हाँ, यहाँ से निकलने का बंदोबस्त मैं करवा दूंगा। आ जाओ। नमस्कार सर जी, जरा काम कितने दिन का हमें भी तो बताइए। देखो कितने दिन लगते हैं, हमारा काम तो मौका देखकर होता है। सारी तैयारियां करने के बाद भी कभी कभी मौके के इंतजार में लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन इस बार जो मैंने काम लिया है उसे तो जल्द ही करना होगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि पुलिस को इस बात की खबर लग चुकी कि आप इस प्रदेश में आ चुके हैं। देखो ये है हमारी हस्ती, जिस प्रदेश में भी कदम रखते हैं वहां तो हलचल मची जाती है। मैं सोचता हूँ कि इस वक्त पुलिस क्या सोच रही हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। इससे पहले कि पुलिस जान पाए, मैं अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन काम क्या है जरा मुझे भी तो बताइए। बताएंगे, काम का वक्त आने दो, उस वक्त बताएंगे। हेलो सर, कमिश्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ जरूरी बात है। ठीक है, कनेक्ट कीजिए। जय हिंद, बताइए क्या कह रहे हैं आप? नागा पांडे? नागा पांडे इस प्रदेश में क्या कर रहा है? हाँ, मैं समझ रहा हूं, अगर नागा पांडे इस प्रदेश में आया है तो जरूर कोई ना कोई मकसद लेकर आया होगा। आप उस पर कड़ी नजर रखो। ओके, थैंक यू। गृह मंत्री जी, सब ठीक तो है? नागा पांडे का नाम तो सुना है ना आपने? कम से कम 15 केस हैं उस पर, और अभी 4 महीने पहले ही जमानत पर छूट कर आया। हाँ, सुना तो है, बहुत बड़े बड़े मामलों में उसका हाथ है। गृह मंत्री जी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे लोग भी कानून का लाभ उठाकर जमानत पर छूट ही जाते हैं। मगर आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं? फिर कुछ किया उसने? जमानत पर छूटने के बाद नागा पांडे कहां था किसी को नहीं मालूम, लेकिन अब वो इस प्रदेश में आ चुका है, और उसके आने का यह मतलब बताया जा रहा है कि वो जरूर किसी खास काम से आया है। खास काम का मतलब? देवव्रत जी पेशे से मुजरिम है तो जुर्म ही करेगा, कानून की पूजा तो करेगा नहीं। अब वो किस मकसद से यहाँ आया है ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्या ये खबर बिल्कुल पक्की है कि वो अपने प्रदेश में है? पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, और खुफिया ब्यूरो की यह रिपोर्ट है कि नागा पांडे अपने प्रदेश नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी में। राकेश जी, आप गृह मंत्री हैं, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। देखिए देवव्रत जी, अगर मेरी चले ना तो मैं उसे उठाकर अभी जेल में बंद कर दूं, लेकिन कानून का उल्लंघन तो मैं नहीं कर सकता ना। देखो, कानून ने उसे जमानत दी है तो कहीं भी आ जा सकता है। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम उस पर नजर रखें और ये जानने की कोशिश करें कि वो इस शहर में किस मकसद से आया है। तो आप खुफिया विभाग को उसके पीछे लगा दीजिए। मैंने ऑर्डर तो दिया है, लेकिन देवव्रत जी ऐसे मुजरिम बहुत चालाक होते हैं। ये ना सिर्फ अपना नंबर बल्कि अपना मोबाइल और दूसरे गैजेट भी बदलते रहते हैं, और साथ के साथ साथ अपनी रहने की जगह भी। इसीलिए तो पुलिस को चकमा देकर जुर्म करने में कामयाब हो जाते हैं। मैंने कमिश्नर साहब को आदेश कर दिया है, अब देखते हैं कि नागा पांडे के बारे में क्या पता लग पाता है। अरे ज्योति बेटे, नमस्ते। नमस्ते। आप लोग किसी खास विषय पे बात कर रहे हैं तो मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं बेटे, तुम हमारे लिए, पार्टी के लिए और सरकार के लिए भी खास हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें यहाँ आने की भी इजाजत नहीं मिलती। मैं बस वही जानना चाहती थी। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम बहुत चिंतित हो, मगर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ ज्योति, तुमने जो सवाल उठाए हैं और जिस बात का खुलासा किया है उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो गलती हो चुकी है उसे तो हम नहीं सुधार सकते,
लेकिन आगे से ऐसी कोई भी गलती ना हो, इसके लिए उस शख्स का चेहरा हमारे सामने आना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो जो कोई भी है और हमारे बीच रहकर हमारे साथ धोखे का खेल खेल रहा है, जल्दी उसका चेहरा हमारे सामने आएगा और वो जो भी है उसका हम जल्द पता लगा देंगे। मामला अदालत में जा चुका है तो बेदाग होने का सर्टिफिकेट भी अदालत से ही लेना पड़ेगा। खेल लंबा तो है लेकिन खेलना पड़ेगा। जिंदगी एक भंवर है। देर आपकी तरफ से हो रही है। अगर ज्यादा देर हो गई तो शायद मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, कुछ मामले खुलने लगे हैं। अगर किसी भी मामले की छानबीन शुरू हो गई तो मेरे लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट पास कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप आज ही पैसे ट्रांसफर करा दीजिए। 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, फिर तो आप करोड़ों कमाएंगे। अब हाँ हाँ हाँ, फिर बात कीजिएगा। जी जी, धन्यवाद। किससे बात कर रहे थे? हाँ, वो हमारे पुराने एक एडिटर थे। वो माजी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि सरकार की योजनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, कौन सी योजना को कब लागू करना है। तो तुमने क्या कहा? वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। कभी भी टीवी पर आना और इंटरव्यू देना ये उनके लिए ठीक नहीं। उनको इंटरव्यू तभी देना चाहिए जब बताने के लिए बहुत कुछ हो, बहुत सी योजनाएं हो जिनके बारे में टंकी की चोट पर बताया जा सके। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आदित्य। अभी निडर शिक्षा योजना को लेकर कोई फाइनल रूपरेखा नहीं बन पाई है। अगर मुख्यमंत्री जी इंटरव्यू देंगी तो कहेंगी क्या? क्योंकि निडर शिक्षा योजना तो मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन बाकी सारी योजनाएं तो है ना आदित्य, जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी खुद जनता को बता सकती हैं। मेरे ख्याल से अभी मीडिया के सामने आने का वक्त नहीं है। पता है, जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है और मुझे भी लगता है कि अदालत सरकार पर टिप्पणी जरूर करेगी कि सरकार ने शंकर प्रसाद के खिलाफ आयोग का गठन क्यों नहीं किया। ये सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य। अरे कम से कम ये तो बता दीजिए कि अदालत में चल क्या रहा है। पलड़ा किसका भारी है? हमारे वकीलों की फौज का है, सुनील पंडित का? अरे क्या भैया, आप भी एक भी सही जानकारी नहीं रखते। चले ठीक है। सरकार, अच्छी खबर सुनाने तो सभी आ जाते हैं, अब बुरी खबर देते हुए सभी डरते हैं। मुझे तो लगता है कि मामला हमारे पक्ष में नहीं है। सुनील पंडित के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं शारदा देवी। आचार्य जी ने मुझसे वादा किया था कि शारदा देवी ये मुद्दा नहीं उठाएंगी। शारदा देवी ने खुद मुद्दा तो नहीं उठाया, लेकिन खेल जरूर खेल गए। बस दिक्कत तो एक ही बात की है सरकार, भ्रष्टाचार का जो दाग आपके ऊपर लगा है, अगर अदालत ने कोई आदेश दे दिया तो वो दाग और गाढ़े हो जाएंगे, जो बाद में आपके लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। समझ रहा हूं लल्लन, सब अच्छी तरह समझ रहा हूं। मामला अदालत में जा चुका है तो बेदाग होने का सर्टिफिकेट भी अदालत से ही लेना पड़ेगा। खेल लंबा तो है लेकिन खेलना पड़ेगा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि काश ये बात सामने आई ही नहीं होती। अगर शारदा देवी ने ये चाल नहीं चली होती तो मैं भी उस बात के लिए मजबूर नहीं होता जो मैं करता रहा। शारदा देवी ने मुझ पर पीछे से वार किया है, मेरा राजनीतिक भविष्य चौपट करने की कोशिश की है। मेरा राजनीतिक भविष्य चौपट करने के लिए ये चाल चलकर उन्होंने ही मुझे इस काम के लिए मजबूर कर दिया जो उन्हें मिटाकर रख देगा, उनका वजूद मिट्टी में मिला देगा।
सरकार, ये सब कुछ करने के साथ साथ अपनी छवि को भी बचा के रखने की जरूरत है, ताकि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कायम रहे। तुम फिक्र मत करो ललन, दावेदारी कायम रहेगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मेरा नाम लिखा है और मैं मुख्यमंत्री बनकर रहूंगा। उम्मीदें तो मैंने भी लगा रखी है, और उम्मीद क्या, अब तो मन में एक नया विश्वास जाग उठा है। बस नागा पांडे अपने काम को उतने ही सही और सफाई से अंजाम दे दे। पता है ललन, नागा को बस एक इशारा काफी होता है। वो इस भूमिका में लगा होगा कि इस काम को अंजाम देने के बाद वो देश से ही फरार हो जाएगा और छानबीन में यह बात सामने आएगी कि नागा पांडे के संपर्क में बलदेव सिंह और बलदेव सिंह के लोग थे। यानी इस काम के पीछे बलदेव सिंह का हाथ है। अगर हम फूट डालना जानते हैं, फायदा भी उठाना जानते हैं। लेकिन पापा, अगर उस पार्टी में फूट पड़ेगी तो उससे जो माँ को शोहरत मिली है, क्या उस पर कुछ असर होगा? जिंदगी एक भंवर है। अरे इसे कहते हैं खेल खेलना। बैठ बेटा, अब आएगा खेल का मजा। आरटीआई से जानकारी निकालकर ये खेल हमने खेला है बेटा, और शंकर प्रसाद ये समझेगा कि इस खेल के पीछे शारदा का हाथ है। सर, खेल तो आपने लाजवाब खेला। अरे हमने बेईमानी ऐसी की है कि उसे शारदा देवी की ईमानदारी की वजह समझा जाएगा। भाई शंकर प्रसाद तो यही समझेंगे ना कि शारदा देवी इतनी ईमानदार है कि उन्होंने शंकर प्रसाद को किसी और का सहारा लेकर कटघरे में खड़ा रहने का बंदोबस्त कर दिया। ये बात पार्टी में धमाका मचा देगी। लेकिन सर, इससे हमें क्या फायदा होगा? अगर उस पार्टी में फूट पड़ेगी सक्सेना, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अगर हम फूट डालना जानते हैं, फायदा भी उठाना जानते हैं। लेकिन पापा, अगर उस पार्टी में फूट पड़ेगी तो उससे जो माँ को शोहरत मिली है, क्या उस पर कुछ असर होगा? तुम्हें क्या लगा कि मैंने हार मान ली है? नहीं, शारदा जो कर रही है उससे करने दो, लेकिन मैं जो खेल खेल रहा हूं उसका नतीजा आने के बाद ही तुमसे बात करूंगा। मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। जिस दिन ये साबित करने की जरूरत पड़ेगी, साबित भी करूंगा। अब आपको सोचना है आचार्य जी कि मैं बचूंगा कैसे।